गांव में हीरा नाम का एक बिगड़ैल आदमी रहा करता था। हीरा गांव के मुखिया का बेटा था। वो दिन भर रामू और श्यामू के साथ आवारागर्दी करता रहता। गांव में मुखिया का अच्छा खासा दबदबा था। इसी वजह से गांव में कोई भी आदमी हीरा के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाता। एक दिन की बात है, हीरा रामू और श्यामू के साथ आवारागर्दी कर रहा था कि तभी उसकी नजर गांव की सबसे खूबसूरत लड़की चारू पर पड़ी। मैं तुम्हारे ही पास आ रहा था चारू, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ हीरा कि मेरा रास्ता मत रोका करो। और मैं भी तुमसे न जाने कितनी बार कह चुका हूँ कि तुम्हारा रास्ता मैं एक बार नहीं बल्कि 1000 बार रोकूंगा, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मेरे लिए यही काफी है। मुझे गांव की और लड़कियों की तरह मत समझना जो तुम्हारे पापा के दबदबा की वजह से तुमसे कुछ नहीं बोल पाती। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो तुम्हारे जैसे आवारा लड़के से डर जाऊंगी। बस बहुत हो गया चारू, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती करो। तुम्हें अभी से मेरा एहतराम करना सीखना चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी बीवी बनने के बाद भी तुम मेरी इसी तरह से बेइज्जती करोगी? जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान, ये तो वही वाली बात हो गई ना। अरे मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। मैं दिनेश को पसंद करती हूँ और मैं उसी से शादी करूँगी। चारू की बात सुनकर हीरा का दोस्त रामू नाराज होते हुए बोला, आखिर तुम्हें दिनेश में ऐसा क्या पसंद है चारू, जो तुम हीरा भाई के मोहब्बत को ठुकरा रही हो? रामू सही कह रहा है चारू, हीरा भाई के पास सब कुछ है, उस दिनेश के पास तो कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि ढंग की नौकरी तक नहीं। अरे वो तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी पेट भर कर नहीं खिला सकता। तुम्हें पता है दिनेश के पास ऐसी क्या चीज है जो हीरा के पास नहीं है? चारू की बात सुनकर रामू और श्यामू चारू की ओर गौर से देखने लगे। चारू हीरा का मजाक उड़ाते हुए बोली, दिनेश के पास भले ही हीरा की तरह धन दौलत बंगला गाड़ी ना हो, लेकिन उसके पास इज्जत है जो हीरा के पास नहीं है। हीरा अपने पापा की दौलत पर ऐश करता है और दिनेश मेहनत करके कमाता है। जब मेरे अब्बू के पास इतनी दौलत है तो भला मुझे काम करने की क्या जरूरत है? यही तो फर्क है तुम में और दिनेश में। पता है हीरा, इज्जत करना किसे कहते हैं? तुम्हें और तुम्हारे पापा को पता ही नहीं है। अगर तुम दिनेश की तरह दूसरों की इज्जत कर रहे होते और अपने पैरों पर खड़े होते ना, तो एक बार को मैं तुमसे शादी करने के बारे में सोच भी लेती। लेकिन तुम सिवाय आवारागर्दी करने के अलावा और गांव की दूसरी लड़कियों को छेड़ने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करते। तो अब मेरा रास्ता छोड़ो। इतना कहकर चारू पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। चारू के जाते ही रामू अपने दोस्त हीरा से बोला, हीरा भाई, ये तो आपकी बेइज्जती करके चली गई। मेरे समझ में नहीं आता हीरा भाई, गांव के कई लड़कियां आपसे इतना मोहब्बत करती हैं और आप चारू पर ही इतनी जान क्यों छिड़कते हो, जबकि वो तो आपको घास भी नहीं डालती। फिक्र मत करो, आज जो बेइज्जती चारू ने मेरी की है ना, उसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा। मैं भी देखता हूँ कि दिनेश इसके साथ शादी कैसे कर लेता है। तुम दोनों एक बात अपने दिमाग में बिठा लेना, अगर चारू बीवी बनेगी तो सिर्फ मेरी। मैं आज ही पापा को चारू के घर पर भेजता हूँ, देखता हूँ चारू का पापा कैसे इनकार करता है। आप फिर से गलती कर रहे हैं हीरा भाई। अरे चारू के मम्मी पापा तो सालों पहले ही गायब हो चुके हैं। चारू को तो उसके दादा और दादी ने पाला है। हाँ, तो वो भी उसके मम्मी पापा के बराबर हुए ना। अब चलो। इतना कहकर हीरा सीधा अपने पापा मुखिया के पास जाकर बोला, पापा, मैं गांव की एक लड़की चारू से मोहब्बत करता हूँ। मैं चाहता हूँ आप मेरा रिश्ता लेकर चारू के घर पर जाएं। कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं तुम्हारी शादी की बात पड़ोस के जमींदार लड़की से पहले ही कर चुका हूँ। दहेज में वो कितना धन दे रहे हैं, क्या तुम्हें उसका अंदाजा भी है? और चारू तो वैसे भी बगैर मम्मी पापा की लड़की है। मुझे दहेज में कोई धन दौलत नहीं चाहिए पापा। वैसे भी आपके पास धन की क्या कमी है? आप नहीं जानते पापा, आज चारू ने मेरी सारे आम बेइज्जती की है। अब आप ही बताइए पापा, आपके बेटे की बेइज्जती क्या आपकी बेइज्जती नहीं हुई? इतना कहकर हीरा सारा मसला अपने पापा मुखिया को बताने लगा। हीरा की बात सुनकर मुखिया नाराज होते हुए बोला,
ये तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है हीरा। तुम इस गांव के मुखिया के लड़के हो। क्या चारू इस बात को नहीं जानती? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे मशवरे को ठुकराने की? मैं आज ही जाकर उसके दादा दादी से तुम्हारे लिए हाथ मांग कर आता हूँ और कुछ ही दिनों में तुम्हारी शादी चारू से करवाता हूँ। तभी हीरा का दोस्त रामू मुस्कुराता हुआ मुखिया से बोला, मुखिया जी, अब जाने को तो चले जाइए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके दादा दादी उसका हाथ हीरा भाई को सौंपेंगे। उसके दादा दादी दिनेश को पहले से ही पसंद करते हैं। तुम उसकी फिक्र मत करो। मैंने अपने गांव में ऐसा खौफ बनाया है कि उनकी हिम्मत नहीं होगी मुझे मना करने की। मैं अभी इसी वक्त जाकर चारू के दादा दादी से बात करता हूँ। इतना कहकर मुखिया चारू के घर पर चला गया। चारू के दादा विनय प्रताप मुखिया को देखकर बुरी तरह से घबरा गए। क्या हुआ मुखिया जी, सब कुछ ठीक तो है? इतनी सुबह सुबह आप मेरे घर पर? तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है विनय। मैं चारू का हाथ अपने लड़के के लिए मांगने आया हूँ। मेरा बेटा तुम्हारी बेटी चारू से मोहब्बत करता है। तुम्हारे लिए इससे ज्यादा एहतराम की बात क्या होगी कि चारू मेरे घर की बहू बनेगी। मुखिया की बात सुनकर विनय सोच में पड़ गया। क्या सोच रहे हो? ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। समझ लो कि कुबेर का खजाना तुम्हारे पास चलकर आया है। मेरे बेटे से ज्यादा खुश तुम्हारी बेटी को कोई नहीं रख सकता। वो बात तो ठीक है मुखिया जी, लेकिन मैं पहले से ही दिनेश को जुबान दे चुका हूँ। मैं चारू की शादी उसी से करूँगा। तो जबान को तोड़ दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं मुखिया जी, मैं अपनी जबान को किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ सकता, भले ही आप इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना ले ले। विनय प्रताप की बात सुनकर मुखिया नाराज होता हुआ वहाँ से चला गया और सीधा हीरा से बोला, तुम्हारे कहने पर मैं चारू के घर गया और उसके दादा ने मेरे मुंह पर मना कर दिया। दोबारा चारू से शादी की बात मत करना। मूर्ख इंसान, क्या तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी है जो तुम भिखारी खानदान की लड़की से शादी करना चाहते हो? इतना कहकर मुखिया वहाँ से चला गया और हीरा बुरी तरह से नाराज हो उठा। अब क्या करोगे हीरा भाई? इस सारे फसाद की जड़ दिनेश है। अब वक्त आ गया है दिनेश को सबक सिखाने का। तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। हीरा उन दोनों के सामने एक साजिश बताने लगा। उस साजिश को सुनकर रामू और श्यामू के होठों पर मस्करी भरी मुस्कान आ गई। कुछ ही वक्त में हीरा दिनेश के पास जाकर बोला, अरे दिनेश भैया, क्या तुम्हारा चारू से कोई झगड़ा हो गया है क्या? नहीं तो, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? कुछ देर पहले मैंने चारू को अपने गांव के नजदीक उस ज्वालामुखी के पास जाते हुए देखा है। आप तो जानते ही हैं कि वो ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। मुझे लगा शायद चारू से आपका कोई झगड़ा हो गया है और इसी वजह से चारू वहां पर चली गई हो। हीरा भाई ठीक कह रहे हैं। मैंने अपने खुद की आंखों से चारू को ज्वालामुखी के नजदीक जाते हुए देखा है। कहीं तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हीरा? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि चारू को तुम भी मोहब्बत करते हो। मेरा फर्ज तुम्हें बताना था दिनेश भाई। यकीन करना या ना करना तुम्हारी मर्जी पर निर्भर करता है। सोच लो, अगर चारू को कुछ हो गया तो क्या जिंदगी भर अपने आप को माफ कर पाओगे? हीरा की बात सुनकर दिनेश बुरी तरह से घबरा गया और वो दौड़ता हुआ उस ज्वालामुखी के नजदीक चला गया। ज्वालामुखी के अंदर से अजीबोगरीब भयंकर आवाजें आ रही थीं। दिनेश चारू को आवाज लगा ही रहा था कि तभी पीछे से आकर चुपके से श्यामू ने दिनेश को ज्वालामुखी के अंदर धक्का दे दिया। दिनेश चीखते हुए ज्वालामुखी के अंदर गिर गया, मगर जैसे ही दिनेश नीचे गिरा तो सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि ज्वालामुखी के अंदर पूरा एक गांव बसा हुआ था। दिनेश ने देखा कि उस गांव के सभी मकान लावा के रंग के बने हुए थे और वहां के लोग खेती में पानी की जगह ज्वालामुखी के लावा का इस्तेमाल कर रहे थे। डरो मत, अब ये लावा कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ज्वालामुखी के अंदर पूरा गांव बसा हुआ है। ये तो नामुमकिन है। कहीं ये मेरी आंखों का
ख्वाब तो नहीं? कहीं मैं मर तो नहीं गया? नहीं, तुम जिंदा हो। आओ, मैं तुम्हें सबसे पहले इस गांव की सैर कराता हूँ। उसके बाद तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इतना कहकर वो आदमी दिनेश को सारे गांव की सैर कराने लगा। इतने में एक बुजुर्ग आदमी दिनेश को गौर से देखने लगा। कहीं तुम्हारे दादा का नाम सुक्या तो नहीं? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? दिनेश को पता नहीं क्यों उस बुजुर्ग की शक्ल बहुत जानी पहचानी महसूस हुई। आपकी तस्वीर तो मैंने अपने दादा के साथ देखी थी, और जब भी मैंने अपने दादाजी से आपके बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे यही बताया कि आप उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। इससे ज्यादा उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। क्योंकि उस हादसे के बारे में गांव का कोई भी आदमी नई पीढ़ी से बातचीत नहीं करता। हकीकत तो यह है कि वो सब के सब आज भी डरे हुए हैं। मैं कुछ समझा नहीं। मैं तुम्हें सब बताता हूँ बेटा। सालों पहले इस गांव में ज्वालामुखी अपने पूरे उफान पर था। सरकार की तरफ से हमें लगातार ये नोटिस मिल रही थी कि गांव को जल्द से जल्द खाली कर दो, ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। हम सब गांव को खाली करने के इंतजाम में लगे हुए थे, लेकिन एक दिन वक्त से पहले ही अचानक ये ज्वालामुखी फट गया और गांव में हाहाकार मच गया और गांव में सब जान बचाकर भागने लगा। ज्वालामुखी का लावा बड़ी तेजी से गांव की ओर बढ़ रहा था। गांव के बहुत से लोग इसकी चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठे कि तभी एक बहुत बड़े जादूगर तांत्रिक गांव में आए और उन्होंने अपने ताकत के बल पर उस ज्वालामुखी के लावा को वहीं पर रोक दिया और हम लोगों को महफूज जगह पर ले गए। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद तांत्रिक गांव वालों के साथ गांव आ गए और उन्होंने हमारे साथ रहने की सिफारिश की, मगर गांव वालों ने उन्हें बेइज्जत करके गांव से निकाल दिया। गांव वालों का कहना था कि लावा का रुकना तांत्रिक का कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि कोई इत्तेफाक था। वो तांत्रिक बेहद गुस्से में आ गए और उसने सारे गांव वालों को श्राप दे दिया कि जितने भी लोग वहां पर मौजूद है वो सब के सब ज्वालामुखी के अंदर ही रहेंगे। उनके लिए वक्त रुक जाएगा। श्राप की वजह से हम सब ज्वालामुखी के निकले हुए लावे से ही अनाज उगाएंगे और उसे खाएंगे। तभी आप सब लोगों के चेहरे पर उम्र का कोई असर नहीं पड़ा। तो क्या इस श्राप का कोई तोड़ नहीं है बाबा? एक रास्ता है। तांत्रिक ने गुस्से में आकर श्राप दिया था और गुस्से का तोड़ मोहब्बत है। अगर कोई लड़की लड़के से सच्ची मोहब्बत करे और वो उसकी मोहब्बत में अपनी मर्जी से इस ज्वालामुखी में छलांग लगा दे तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि कुछ दिनों बाद ये ज्वालामुखी फट जाएगा। पर अगर ज्वालामुखी के फटने से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हम सबका मरना पक्का है। तो क्या बाबा, अगर कोई भी आदमी ज्वालामुखी के अंदर पड़ता है तो वो मेरी तरह क्या यही फंस जाता है? नहीं, मन का सच्चा अगर अंदर गिरता है तो उसे कुछ नहीं होता, लेकिन खराब आदमी तुरंत जलकर राख हो जाएगा। यहाँ का वक्त अलग चलता है बेटा। दिनेश मायूस होकर बैठ गया, मगर उसे नहीं पता था कि उसे ज्वालामुखी के अंदर 1 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका था। इधर चारू दिनेश को हर जगह ढूंढ चुकी थी, मगर उसे दिनेश कहीं नहीं मिला। थक हार कर एक आदमी उसे ऐसा मिला जिसने बताया कि उसने दिनेश को ज्वालामुखी के पास जाते हुए देखा था और जिस वक्त दिनेश ज्वालामुखी के नजदीक गया था उस वक्त उसने हीरा, रामू और श्यामू को भी दिनेश के साथ देखा था। यही नहीं, उसने ये भी बताया कि श्यामू को उसने दिनेश को ज्वालामुखी के अंदर धक्का देते हुए भी देखा था। तुमने ये बात गांव वालों को क्यों नहीं बताई? तुम तो जानती हो चारू कि हीरा के पापा इस गांव के मुखिया है। वो मुझे मेरे खानदान के साथ जान से मार देते। चारू नाराज होकर सीधा हीरा के पास पहुंची। तुमने बहुत गलत किया है। आखिरकार तुमने मेरे दिनेश को मार ही डाला ना। जब तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है चारू, तब तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी।
ये तुम्हारी गलतफहमी है हीरा। अगर मैं दिनेश की नहीं हुई तो मैं तुम्हारी भी नहीं होऊंगी। मैं जा रही हूँ उसी ज्वालामुखी में दिनेश के पास अपनी जान देने। इतना कहकर चारू ज्वालामुखी की ओर चली गई। तुम दोनों चलो मेरे साथ। कहीं ऐसा ना हो कि चारू वास्तव में ज्वालामुखी में कूदकर अपनी जान दे दे। पागल हो गए हो क्या हीरा भाई? ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। पागल हो गए हो क्या? मैं चारू से कोई मोहब्बत नहीं करता। मैं तो बस उसे पाना चाहता था। शामू, मत भूलो कि तुमने ही दिनेश को ज्वालामुखी में धक्का दिया था। हम जाकर बस इतना देखेंगे कि इस वक्त चारू के अलावा कोई और मौजूद तो नहीं है वहाँ। वो तीनों ज्वालामुखी के पास चले गए कि तभी चारू नाराज होकर उन तीनों के सामने आ गई। तुम तीनों को मार कर ही मैं मरूंगी। अचानक चारू ने उन तीनों को बड़ी फुर्ती से ज्वालामुखी के अंदर धक्का दे दिया। वो तीनों गिरते ही जलकर राख हो गए। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ दिनेश। इतना कहकर चारू ज्वालामुखी के अंदर कूद गई। अचानक एक तेज धमाका हुआ। सारे गांव वाले दिनेश सहित ज्वालामुखी के बाहर आ गए। ये सब क्या है दिनेश? ये चमत्कार कैसे हुआ? तुम्हारी मोहब्बत सच्ची थी चारू। आज तुम्हारी मोहब्बत की वजह से ही ये सब लोग और मैं जिंदा बच पाए। सभी गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे।